हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। देखिए, एक चर्चा हमेशा रहता है डुगोंग के बारे में। ये एक समुद्री गाय है, समुद्री गाय है जो शाकाहारी रहती है। ये मांस नहीं खाती है और एक गाय की भांति बहुत सीधी तथा शाकाहारी यानी घास फूस, जो समुद्री घास फूस होता है उसी को खा करके अपना जीवन यापन करती है। इस समय IUCN के सूची में प्रथम स्तर पे शामिल है, यानी संकटग्रस्त स्थिति में शामिल है। इसके लिए एक संरक्षण स्थान बनाया जा रहा है। संरक्षण स्थान बनाया जा रहा है जिसमें डुगोंग को संरक्षित किया जाएगा और इनकी आबादी बढ़ाने के लिए अनुकूलित माहौल दिया जाएगा। ये कहाँ पे पाया जाता है और किस तरह से इनको संरक्षण दिए जाने की योजना बनाई जा रही है। अब समुद्री गाय है तो समुद्र में पाई जाती होगी, तो क्या समुद्र में ये हर जगह पाई जाती है या कुछ स्पेशल स्थान है? ये क्षेत्र है तमिलनाडु का, यानी तमिलनाडु के तट पे ये पाई जाती है। जब तमिलनाडु के तट पे पाई जाती है, इसमें चर्चा में हमेशा रही है, लेकिन इस बार इस पर प्रश्न जरूर आएगा। वैसे इस पे प्रश्न UPSC पूछ चुका है। IAS के पेपर में इस पे प्री मेंस दोनों के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन इस बार चर्चा में होने का कारण है भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, यानी कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण स्थान बनाया जा रहा है। एक ऐसा रिजर्व बनाया जा रहा है, कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है, जहाँ पे डुगोंग को संरक्षित किया जाएगा और इनके खतरे को ध्यान में रख करके इनके लिए किस तरह से उपयोगी व्यवस्था बनाई जा सकती है जीने का, वो आधार देने की कोशिश की जा रही है। तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर तमिलनाडु के तट पे और रामेश्वरम और मन्नार की खाड़ी, इन सारी व्यवस्थाओं को, इन सब क्षेत्रों पे अगर डुगोंग का निवास रहता है तो जाहिर सी बात है कि इनको संरक्षित करने के लिए व्यवस्था भी यही बनाई जाएगी। जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो तमिलनाडु में बनाई जा रही है। अब तमिलनाडु में कहाँ बनाई जा रही है? तो एक जिला है तंजावुर, एक है तंजावुर और दूसरा है पुदुकोट्टई। तमिलनाडु के तंजावुर और पुदुकोट्टई, इन दो जिलों के कुछ क्षेत्र को, दोनों जिलों के कुछ क्षेत्र को मिलाकर इनके तटीय क्षेत्र में बनाया जा रहा है। तमिलनाडु के तंजावुर और पुदुकोट्टई जिलों के तटीय क्षेत्र को शामिल करते हुए पाक की खाड़ी में, ध्यान रहे, खाड़ी दे देगा मन्नार की खाड़ी जो कि वहीं पास में है, पाक की खाड़ी, दो और ऑप्शन दे देगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पाक की खाड़ी याद रहे। पाक की खाड़ी में स्थापित किया जाएगा।
डुगोंग का जो शाकाहारी नाम है यानी जो वैज्ञानिक नाम है, सिरेनिया प्रजाति की हैं। ये डुगोंग जो है सिरेनिया प्रजाति की हैं। ये शाकाहारी हैं, मांस खाती नहीं हैं, गाय की भांति सीधी होती हैं, इसीलिए इनको समुद्री गाय कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति इनको छू लेता है, टच करता है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। समुद्र में भी अगर कोई टकरा जाता है तब भी ये नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, और इसीलिए इसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अगला पॉइंट है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। देखिए, एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है स्वाति पीरामल। स्वाति पीरामल जो है ये एक पेशे से डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक भी हैं, उद्योगपति भी हैं, साथ ही समाज सुधारक भी हैं, समाज कार्यकर्त्री भी हैं। यानी इतना कार्य एक साथ देखने वाली बहुमुखी विकास की, बहुमुखी और प्रचंड महिला हैं। अब यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर इतना कुछ है तो प्रचंड कैसे हैं? प्रचंड इसलिए हैं क्योंकि ये अपने दम पे बहुत कुछ करने की इच्छा रखती हैं। इन्होंने फ्रांस में वैज्ञानिक कार्य भी किया है, समाज के लिए काफ़ी गरीब वर्गों का ध्यान भी रखा है, वहाँ के विकास में योगदान भी दिया है और लोगों को समाज कार्य करने में काफ़ी सहयोग भी किया है। तो ये कार्य इन्होंने भारत में भी लगभग काफ़ी योगदान दिया। भारत के लोगों को भी ध्यान में रखा गया है। ये भारतीय मूल की हैं, इनको ध्यान में रखा गया है। 2012 में इन सब योगदान के भारत में सहयोग के लिए भी इनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था, जो कि भारत के सर्वोच्च 4 सम्मानों में ये चौथा सम्मान है। भारत के 4 सम्मानों में कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा सम्मान भारत का है भारत रत्न, पहले नंबर पर। नंबर 2 पे है पद्म विभूषण, नंबर 3 पे है पद्म भूषण, और नंबर 4 पे है पद्म श्री। यानी किसी भी व्यक्ति को यहाँ पहुँचने के लिए इन तीनों से पहुँचना ही पड़ता, तभी वो मिल पाता है। इतना आसान नहीं है भारत रत्न मिलना। अभी तक भारत रत्न भारत के शायद 54 लोगों को ही प्राप्त हो पाया है। तो स्वाति पीरामल को पद्मश्री से 2012 में सम्मानित किया गया था, और यही 2022 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। कुछ समय पहले यह सम्मान शशि थरूर को भी दिया गया था, लेकिन अभी लेटेस्ट का जो रहा है ये दिया गया है स्वाति पीरामल को। तो स्वाति पीरामल को ध्यान में रखना है। स्वाति पीरामल डॉक्टर, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्त्री, वैज्ञानिक, मतलब कई अदम्य साहस के साथ कई क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। तो नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से डॉक्टर स्वाति पीरामल को, जो कि कारोबार में, उद्योग में तथा चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। जाहिर सी बात है, डॉक्टर हैं तो उन्होंने समाज कार्य भी अच्छे से किया है, उद्योगपति हैं तो उन्होंने वहाँ के विकास में योगदान भी दिया है। अच्छा, किसी देश के नागरिकों को सम्मान मिलता है तो आप ध्यान रखिएगा कि वो 2 तरह से होता है। बायलैटरल संबंधों पे भी ये फर्क पड़ता है। इससे हम संबंधों को सुधारने में काफ़ी सहयोग करते हैं और देश से दिखाते हैं कि हम आपके देश के नागरिकों के प्रति कितना सहिष्णु हैं।
2012 में डॉक्टर स्वाति पीरामल को भारत में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये अगला पॉइंट है आदि महोत्सव, आदिपुरम महोत्सव। देखिए, एक वहाँ पे एक देवी हैं तमिलनाडु में, उनका नाम है अंदल, देवी अंदल, और एक भगवान हैं रेंग मन्नार। तो इन दोनों के मिश्रण के रूप में दोनों को सम्मानित करने के लिए आदि महोत्सव मनाया जाता है, आदिपुरम महोत्सव। अब आदिपुरम महोत्सव के लिए एक और क्या है, पहली चीज़ तो वहाँ पे एक देवी अंदल हैं, दूसरा भगवान रेग मन्नार हैं, और तीसरा तमिल माह का आदि एक माह है। जैसे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ होता है, ऐसे तमिल माह का एक आदि माह है। इस माह को भी बहुत ही पूजनीय माना जाता है और इसलिए भी ये आदि महोत्सव आदिपुरम के रूप में जाना जाता है। तो तमिलनाडु में ये मनाया था अंडाल जयंती के रूप में। आदिपुरम महोत्सव को अंडाल जयंती के रूप में आदिपुरम महोत्सव को तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह महोत्सव तमिल माह आदि में मनाया जाता है। भगवान रेगमन्नार और देवी अंदल की इसमें पूजा की जाती है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछेगा कि आदिपुरम महोत्सव की विशेषता क्या है, तो उस विशेषता ये है कि अंडाल जयंती के रूप में, अंडाल एक जो है कह सकते हो कि विदुषी थी। अंडाल वैष्णव धर्म से, वैष्णव संप्रदाय, इसमें 63 लोग थे जिसमें से एक देवी अंडाल थी। मतलब एक अंडाल एकमात्र महिला थी, एकमात्र महिला थी। तो इन्हीं के जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक में मनाया गया है, एक शुरू किया गया है कर्नाटक। जो विवेकानंद जी थे, विवेकानंद के उपदेशों को आधार बना करके युवाओं को प्रेरित करने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए और उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 5 लाख तक धनराशि मुहैया कराने का भी प्रावधान किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई को इन्होंने बताया कि अगर युवाओं को प्रशिक्षित करके, उनको शिक्षित करके अगर उन्हें स्वरोजगारी बनाया जाता है तो वह भारत के विकास में काफ़ी सहयोगपूर्ण होगा। विवेकानंद जी हमेशा कहा करते थे कि आप किसी लक्ष्य के लिए उठिए जिसमें गिरना भी पड़ेगा, संभलना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा, रेंगना पड़ेगा, लेकिन अगर निरंतर आप करते रहते हैं तो आप कार्य में सफल जरूर होंगे। इन्होंने कहा किसी कार्य के लिए आप दौड़िए, अगर दौड़ न सकें तो तेज चलिए, अगर तेज भी ना चल सकें तो चलिए, और अगर सामान्य चाल भी ना चल सकें तो धीरे धीरे चलिए, लेकिन
कदम जरूर बढ़ाते रहिए। अगर आप कदम बर कदम बढ़ाते हैं तो एक दिन अपने मंजिल तक आप जरूर पहुंच जाएंगे। और इसी उद्देश्य के प्रेरित के साथ युवाओं के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने इस पे जो है एक योजना चलाया और चर्चा किया कि जो कर्नाटक के युवा हैं उनको प्रेरित करने के साथ साथ धनराशि और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 5 लाख तक की धनराशि किसी उद्योग के लिए दिया जाएगा। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई के द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना को चलाया गया है। ग्रामीण युवाओं को अन्य योजनाओं के साथ विभिन्न वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण सहित 10 लाख लोगों को स्वरोजगार की दृष्टि से सशक्त बनाया जाएगा। अब देखिए, इसमें कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, और साथ ही साथ इसमें वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा। वित्तीय सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब जो महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में शुरू किया गया था, एक समूह होगा, एक समूह को 5 लाख तक का उद्योग लगाने का पैसा दिया जाएगा। और कौशल प्रशिक्षण के लिए 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।